हेलो नमस्कार। आज फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से पढ़ते हैं कक्षा 7 का पाठ 2 प्राणियों में पोषण। तो आइए इसको पढ़ते हैं। हम पेज नंबर 16 से हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भोजन नली, ग्रसिका। तो ये भोजन नली क्या होती है? ये हम जो खाना खाते हैं तो ये हमारी भोजन नली में जाता है। जो निगला हुआ खाना है वो चित्र 2.2 में देखिए, ये है भोजन नली हमारी। ये भोजन यहाँ आ गया, फिर आगे नीचे चला गया यहाँ, और फिर ये आमाशय में पहुँच जाता है। तो ये जो खाना है भोजन नली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रसिका भी, इसे ग्रसिका भी कहते हैं। तो ग्रसिका भी भित्ति जो है उसके संकुचन से, ग्रसिका जो होती है ये फैलती सिकुड़ती फैल सकती है। जैसे ये खाना यहाँ पर है तो ये फैली हुई सी है, यहाँ सिकुड़ी हुई से, तो ये खाना नीचे जाता है। जब ये नीचे जाता है तो ऊपर का हिस्सा इसका सिकुड़ जाता है। जैसे देखिए ये खाना नीचे पहुँच गया है, या फिर ये खाना है यहाँ पर ये फैली हुई है और ऊपर से ये थोड़ी सी सिकुड़ी हुई है। तो ये जब यहाँ सिकुड़ती तो ये प्रेशर इसका नीचे बनता है, तो नीचे तरफ धकेल दिया जाता है। इसी तरह ये यहाँ पर पतली है और यहाँ पर फैली हुई है, तो ये ऊपर से धकेल दिया जाता है खाना। तो ये इसका संकुचन होता है, ये भित्ति का भोजन को नीचे की ओर सरकाता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। कई बार हम जो खाना खाते हैं, जो हमारा आमाशय, हमारा पेट जो है वो खाने को स्वीकार नहीं करता, तो क्या हो जाता है, वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वमन मतलब उल्टी लग जाती है और खाना बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो। तो कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपने खाना खाया और उल्टी लगी हो, तो इसके कारण के विषय में सोचिए, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। अभी पढ़ लेते हैं। देखिए, पहली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो ये पढ़ते हैं आमाशय। अब आमाशय क्या होता है? ये देखिए, ये जो आहार नाल है जो हमारी, ये ग्रसिका जो है ये हमारे आमाशय से जुड़ी होती है। जो खाना जाता है ये सारा आमाशय में जाता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है, एक थैली जैसी होती है, और उसकी दीवार जो अंदर की तरफ से मोटी होती है। ये चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। ये देखिए, ये जे जैसा लग रहा है, यहाँ से ये करेंगे ऐसे बन जाती है जे। देखिए ये, और ये आमाशय ये पूरा जे के जैसा है। देखिए इसको बनाएंगे तो ये जे बन जाता है। तो जे जैसा और चपटा है, ये जो आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये आहार नाल से जुड़ा होता है, इसी का हिस्सा है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्र में खुलता है। ये एक तरफ जो है ग्रसिका या ग्रास नली जो होती है उससे खाना प्राप्त करता है और दूसरी ओर छोटी आंत में खुलता है। आइए पहुंचते हैं पेज नंबर 17 पर। तो कभी कभी आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है या घुटन में होती है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होती है। जो खाद्य नली है, जो हमारा खाना जो होता है उससे जो खाद्य कण है वो श्वास नली में पहुंच जाने के कारण हमें खांसी उठ जाती है या हिचकी आ जाती है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। जो श्वास नली होती है हमारी, वो नाक से जो वायु आती है वो फेफड़ों तक लेकर जाती है। कौन लेकर जाती है? जो श्वास नली है वो। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। जो हमारी ग्रसनी है उसमें वायु का जो हम सांस लेते हैं और जो भोजन है जो हम खाना खाते हैं उसका एक ही मार्ग होता है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है। ये देखिए इसमें लिख रखा है कि जब हम भोजन को निगलते हैं तो एक मांस जैसी संरचना होती है, वो वाल्व का कार्य करती है, जो क्या करती है, श्वास नली को ढक लेती है। उसे श्वास नली ढक लेती है और जो भोजन जो है उसको ग्रसनी में भेज दिया जाता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हम घुटन महसूस करते हैं और हमें हिचकी या खांसी आ जाती है। तो इससे समझ में आया कि जो श्वास नली है उसके साथ साथ जो हमारी जो ग्रास नली है वो दोनों एक साथ चलती हैं
और जब ग्रास नली में भोजन जाता है तो श्वास नली को ढक लिया जाता है। एक वॉल जो होता है वो श्वास नली को ढक लिया जाता है। बाई चांस उसमें एक दो कण अगर खाने के भोजन के चले जाते हैं तो हमें हिचकी में आती है और उन खाने के कणों को वापस वहाँ से धकेल दिया जाता है, तो हमारी खांसी बंद हो जाती है या फिर हिचकी बंद हो जाती है। तो इसके बाद ये है अमाशय के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो अमाशय का जो आंतरिक स्तर है, आंतरिक सतह है, जो वो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। देखिए अमाशय के जो अंदर की जो सतह है, अंदर की तरफ की सतह है, श्लेष्मल जो चिकना चिकना ऐसा पदार्थ होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये क्या करता है, जो श्लेष्मल जो है या फिर हम जो खाना खाते हैं उसमें मसाले वगैरह होते हैं, तो ये जो श्लेष्मल है ये जो अमाशय है उसकी आंतरिक जो परत है उसको कटने नहीं देता, ये उसकी सुरक्षा करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जो अम्ल है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिल जाती है। साथ ही जो ये खाना है उसको अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रस जो होते हैं हमारे पाचक रस, ये क्योंकि इससे देखो पाचक रस भी स्रावित होते हैं यहाँ पर, तो जो पाचक रस हैं वो उनको क्रिया करने में सहायता मिलती है। अम्लीय जब बन जाता है उससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो पाचक रस ये उनको पाचक रस को बोलते हैं जठर रस भी बोलते हैं। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। तो देखिए पहले आया था कि जो हम खाना खाते हैं वो जटिल के रूप में खाते हैं, उनको सरल पदार्थों में तोड़ना पड़ता है। तो ये जो पाचक रस है जो जठर रहता है वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है अमाशय। अब अमाशय में समझ में आ गया होगा, अमाशय में श्लेष्मल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है अमाशय। और जो आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसमें जो अम्ल होता है वो अनेक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं जो भोजन के साथ अंदर तक पहुंच जाते हैं, और ये क्या करता है, माध्यम को अम्लीय भी बनाता है और पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता करता है। और जो पाचक रस क्या कार्य करते हैं, ये तीनों के कार्य दे रखे हैं यहाँ पर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है ये, और ये पाचक रस का कार्य है यहाँ पर, और श्लेष्मल का कार्य यहाँ पर बता दिया गया है, ये जो कि आंतरिक जो स्तर है उसको उनको आंतरिक स्तर उसको सुरक्षा पहुँचाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुद्र आंत। शुद्र आंत का होता है छोटी आंत। नाम इसका छोटा है, छोटी आंत है, लेकिन ये लंबाई में 7.5 मीटर लंबी है और ये सांप की तरह कुंडली तैसे ऐसे कुंडली में से ऐसे हमारे शरीर में ये कुंडली बना के यूँ पड़ी रहती है। तो ये क्षुद्र आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, अत्यधिक कुंडलित होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। ये क्या करती है, इसमें यकृत और अग्नाशय जो है, यकृत और अग्नाशय जो है उससे कुछ रस स्रावित होते हैं जो कि छोटी आंत में, क्षुद्र आंत में मिक्स हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति भी कुछ रस स्रावित करती है। तो ये हम इसका चित्र देखेंगे। ये पेज नंबर 12 पे देखिए, इसका चित्र है ये है छोटी आंत, ये क्षुद्र आंत है ये वाली। तो ये जो क्षुद्र आंत है ये देखो, ये ऐसे कुंडलित हुई पड़ी रहती है हमारे पेट में ये और ये ऊपर से अमाशय से जुड़ी होती है। यहाँ से देखिए ये अमाशय हमारे ये, और यहाँ से ये जुड़ी होती है, और फिर ये यहाँ पर दूसरा सिरा जो होता है इसका बड़ी आंत से जुड़ा होता है। आगे है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं यकृत जो है, अब ये बताया ना यकृत और अग्नाशय, अभी ये उसमें रस छोड़ दें इसमें छोटी आंत में। तो यकृत जो क्या होता है, ये गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। गहरे लाल और भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो क्या है, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर
अवस्थित होती है। जो हमारा पेट है उसके ऊपरी तरफ दाहिनी ओर ये होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये नोट करना है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है। यकृत में से पित्त रस स्रावित होता है तो जो एक थैली में संग्रहित होता है। ये जो यकृत है इसमें से क्या निकलता है? पित्त रस। और ये एक थैली में स्टोर होता रहता है। इस थैली का नाम है पित्ताशय। तो ये चित्र 2.2 में हम यकृत भी देखेंगे और पित्ताशय को भी देखते हैं। ये क्या है? उदर के राइट, ये है दक्षिण भाग में, ऊपरी भाग में दक्षिण में स्थित होती है। देखते हैं 2.2। ये देखिए चित्र 2.2 है। इसमें यकृत है। देखिए ये यकृत है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यकृत है। ये जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये यकृत जो है यहाँ से ये है। तो और ये है पित्ताशय। ये जो दिखा रखा है ये जो है ये पित्ताशय है। तो ये पित्ताशय क्या करता है? ये पित्ताशय में जो यकृत जो पित्त रस उत्पन्न करता है वो पित्ताशय में स्टोर होता जाता है। तो ये पेज नंबर 13 पर है ये वाला चित्र। इस वाले चित्र को आप देखेंगे समझ जाएंगे कौन सा अंग कहाँ पर है, अमाशय कहाँ पर है। और ये अग्नाशय, देखिए ये अग्नाशय, इसके ये बिल्कुल नीचे अमाशय के नीचे ये, और ये क्षुद्रांत है, और ये बृहदांत है, बड़ी आंत है, ये मलाशय और ये गुदा है। चलिए फिर अपने पृष्ठ पर चलते। अब चित्र 2.2 हमने देखा है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हम वसा खाते हैं, जो हम चिकनी चीज़ खाते हैं, उसको पचाने में जो पित्त रस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये पित्त रस नहीं होगा तो हमारे जो वसा है, जो हम घी खाते हैं या चिकनी चीज़ खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होगा और उससे हमें मोटापे की बीमारी हो जाएगी या हमें और कई बीमारियां हो सकती हैं। तो ये पित्त रस किस काम आता है? वसा को पचाने के काम आता है। तो इसके बाद अग्नाशय हमने देखी थी। अग्नाशय अमाशय के नीचे स्थित थी बिल्कुल। तो अग्नाशय जो है वो हल्के पीले रंग की होती है। अग्नाशय जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। चित्र 2.2 में भी अभी मैंने दिखाया था आपको। तो इसमें अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उसके सरल रूप में परिवर्तित करता है। तो ये जो है अग्नाशिक रस जो है अग्नाशय से निकलता है, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है। तो देखिए जो प्रोटीन का पहले जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये देखो इस तरफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो उसके साथ जो पाचक रस था, पाचक रस वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। ये इस वाले प्रश्न देखिए। और अब ये जो अग्नाशिक रस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सबके ये इस पैरे को बार बार पढ़ना है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्र आंत के निचले भाग में पहुंच जाता है। जो थोड़ा जो कम पचा हुआ भी अच्छी तरह से खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो ये आंशिक रूप से है कि थोड़ा जो भोजन पच जाता है वो छोटी आंत जो है क्षुद्र आंत उसके निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्ररस। उसके बाद छोटी आंत में पहुंचने के बाद क्या होता है? जो आंत्ररस होता है, आंत्ररस वो क्रिया को पूर्ण कर देता है। जो आंत्ररस होता है वो भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और ये हमारा डाइजेशन यहाँ पर पूरा होता है। कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है। जो कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में होता है, जो वो शर्करा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शर्करा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है। और शर्करा है जैसे कि ग्लूकोज, ये भी शर्करा है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा, अब वसा जो होती है वो किस में परिवर्तित? वसा अम्ल। वसा तो वसा अम्ल में परिवर्तित होता है एवं ग्लिसरॉल में। ये
ध्यान रखना है, इसको बार बार पढ़ना है। वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। और जो प्रोटीन है वो किस में परिवर्तित होता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है, शर्करा में। तो ये जो तीनों, जो वसा अम्ल है और ग्लिसरॉल है और अमीनो अम्ल है और शर्करा, ये डाइजेस्ट होने में ईजी रहता है। जबकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सीधे ही जो जटिल पदार्थों में रहते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते। तो इसके बाद है, ये पढ़ लेते चलो। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय का कार्य प्रणाली की खोज हुई। कैसे खोज हुई अमाशय की कार्य प्रणाली की, ये पढ़ते हैं। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हो गया था। ये देखो, इसमें गोली लगी है। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया और अमाशय में एक छिद्र हो गया था। उसे विलियम विमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। जो सैनिकों की चिकित्सा करता था उसके पास लेकर जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद नहीं कर पा सका। तो उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ये पट्टी है, इसके ऊपर ये पट्टी से ढक दिया। विमांट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर हुआ। तो ये छेद में से उसने अमाशय में जब देखा तो उसने कुछ रोचक परीक्षण देखे। विमांट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। इसे भित्ति में इसे तरल स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्र आंत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। जब अमाशय पाचन का कार्य पूरा कर लेता है अपनी तरफ से, तब वो उस जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन फिर उसको उसमें आंत में, क्षुद्र आंत में भेजता है और क्षुद्र आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। जो अनपचे जो खाना है वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम क्षुद्र आंत में अवशोषण, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो उसके बाद है क्षुद्र आंत में अवशोषण और जो बड़ी आंत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पेज नंबर जो है कितने पे है, ये पेज नंबर 18 पे। तो यहाँ तक पेज नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। मेरे जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।